नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं किरण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने शनिवार को केंद्र सरकार से जनसंख्याकी असंतुलन को दूर करने के लिए जनसंख्या नीति की योजना जल्द बनाने का आग्रह किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय मिशन की घोषणा की थी। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि सरकार ने खुले मंच पर और संसद में भी इसका उल्लेख किया। जनसंख्या नीति जितनी जल्दी होगी उतना उसका लाभ होगा। और वहीं देखिए कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में होसबोले के इसी बयान को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और वहां पर भी किस तरह से एक हल्ला जो है वो बोला गया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। एमपी के जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने शनिवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो देश में बढ़ते जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए जल्द से जल्द एक ठोस जनसंख्या नीति लाए। जबलपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक के आखिरी दिन दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि सरकार ने संसद में भी इस विषय को उठाया है। जितनी जल्दी जनसंख्या नीति बनेगी उतना देश के लिए फायदेमंद होगा। जनसंख्या के नियंत्रण के दृष्टि से पॉपुलेशन पॉलिसी करना सरकार का काम है। सरकार ने इसको ओपन सभा में और संसद में भी सरकार ने कहा है, तो वो पॉपुलेशन पॉलिसी जितनी जल्दी होगी उतने इसके लाभ होगा। ये धर्मांतरण को रोकना बहुत बड़ा काम है। इसमें वो समाज जैसे होगा वो कहेंगे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को रोकना चाहिए। ये कहते ही ये कम्युनल विचार है वगैरह वगैरह जब होता है, उसको कृपया आप लोग भी सोचिए। देश की सुरक्षा के लिए डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होने के बाद वो कैसे रहेगा। और कोई ऐसे जो कहता है वो देश के हित में कह रहा है कि केवल सांप्रदायिक कह रहा है, ये भी सोचना चाहिए। समाज में डिबेट इस प्रकार होने से लोग सत्य बोलने के लिए भी कतराते, ऐसे हो जाते। संघ तो नहीं कतराता। होसबले का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय मिशन की घोषणा की थी। हालांकि अब तक ना तो उस मिशन पर और ना ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फरवरी 2024 में घोषित हाई लेवल कमेटी पर कोई अपडेट सामने आया है। लंबे समय से आरएसएस जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाता रहा है, खास तौर पर बांग्लादेश से कथित अवैध घुसपैठ को लेकर। लेकिन हाल के वर्षों में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश में जनसंख्या प्रतिस्थापना स्तर पर बनी रहे, इसके लिए हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। हालांकि होसबले ने इस बार उस सुझाव का जिक्र नहीं किया। आरएसएस ने बताई जनसंख्या असंतुलन की 3 बड़ी वजह। दत्तात्रेय होसबले के मुताबिक घुसपैठ और धर्मांतरण को रोकना जरूरी है। जब हम जनसंख्या असंतुलन की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे सांप्रदायिक सोच बताते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना असर डाल सकता है। होसबले ने इसके लिए 3 प्रमुख कारण बताए: घुसपैठ, धर्मांतरण और कुछ समुदायों में तेजी से बढ़ती आबादी। दत्तात्रेय ने कहा कि कन्वर्जन रोकने के लिए कानून है, लेकिन असली प्रयास सामाजिक स्तर पर होने चाहिए। आरएसएस महासचिव के मुताबिक देश की सीमाओं और सांस्कृतिक संतुलन के लिए जनसंख्या नीति अब समय की मांग बन गई है। उन्होंने मोदी के 15 अगस्त के भाषण को याद दिलाते हुए कहा कि देश की जनसांख्यिकीय को बदलने की साजिश चल रही है। घुसपैठिए युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं, जनजातियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस संकट को योजनाबद्ध तरीके से हल करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं देखिए कि डेमोग्राफिक चेंजेस पर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था, एक बार फिर वो आपको हम सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है।
देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर के ये बड़ी बात जो है वो उन्होंने कही थी, और उन्होंने ये कह दिया था कि इस पर एक हाई तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से और बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसको रोकने की एक तैयारी जो है वो की जा रही है, और आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगा इस तैयारी का असर। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने भी ये कह दिया है, क्योंकि इससे पहले आपने सुना होगा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि किस तरह से लगातार जो है वो एक खाई सी पैदा होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, और अगर इस खाई को कम करना है तो 3 बच्चे जो है वो पैदा करने की आवश्यकता है हिंदुओं को। इसके साथ साथ देखिए वो मसला जो है बहुत ज्यादा तूल पक रहा था, बहुत ज्यादा बातें उस पर की गई थी, विपक्ष ने तंज कसा था, लेकिन एक बार फिर से दत्तात्रेय होसबोले जब इस पर आते हैं, कहते हैं कि ये डिफरेंसेस आने वाले दिनों में हिंदुस्तान भारत के लिए बहुत बड़े एक चुनौती के तौर पर होगी। तो ऐसे में अभी से इसके लिए नीति लाने की आवश्यकता है। क्या कुछ होगा उस नीति में, और देरी किस बात के लिए हो रही है? क्योंकि 15 अगस्त को जब प्राचीर से इस बात का ऐलान कर दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो फिर आखिर ये देरी किस बात के लिए हो रही है? चर्चा इसी पे हम करेंगे। शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। एडवोकेट के शर्मा जी नेता कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का यहां पर पक्ष रखेंगे। मुजाहिद नफीस है, मुस्लिम अधिकार कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यानी सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले संदीप मिश्रा जी आपसे कि आखिरकार ये देरी क्यों हो रही है? ये ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है इस तरह की बात उठी है, बड़े पैमाने पर बड़े नेताओं की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है डेमोग्राफी को लेकर के। हम देख रहे हैं आसाम में भी क्या हो रहा है, हम इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी चीजें देख रहे हैं। अब ऐसे में फिर देरी किस बात की? प्रधानमंत्री ने तो लाल किले की प्राचीर से कह दिया था कि योजनाबद्ध तरीके से इस डेमोग्राफी में जो चेंजेस है उसको रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए किरण जी, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि मोदी सरकार का काम करने का तरीका आप भी जानती हैं कि कोई भी काम तैयारी के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ किया जाता है। क्योंकि यह जब मामला आएगा या कोई भी कानून इस तरह का आएगा या कदम उठाया जाएगा, तो इस बात से तो कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि अदालत के दरवाजे नहीं खटखटाए जाएंगे। तो अगर अदालत के दरवाजे खटखटाने की संभावनाएं रहेंगी तो उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन, पेपर्स में कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसके तहत अदालती हस्तक्षेप के लिए गुंजाइश हो। तो इसमें समय लगता है। लेकिन जो दूसरी बात मैं यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है होसबोले जी ने, थोड़ा सा मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश का बंटवारा मजहबी आधार पे हुआ 1947 में, लेकिन जब हमारे संविधान निर्माता थे उनसे कहीं न कहीं ये चूक हुई, या एक कहें कि जो खतरा था उसको जानबूझ करके इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ वहां पर हमने देखा एक धर्म विशेष की जनसंख्या बढ़ी और उसने अलग देश की मांग की। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई तो उसे हमने संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया, मतलब एक ठंडे बस्ते में डाल दिया कि भाई एक जैसे जिसको करना है सब करे, किसी तरह से रोक टोक नहीं होगी। तो जब जनसंख्या बढ़ने से ही देश का विभाजन हुआ था तो हमारे संविधान निर्माताओं को भी इस पर गंभीरता से देखना चाहिए था कि भाई इस चीज को कर्ब करने के लिए कि कहीं एक धर्म विशेष की पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ना हो जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कल को खतरा बने। तो ऐसी स्थिति पर उन्हें देखना चाहिए था। और आज अगर यूसीसी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जगह उसी समय स्टेट पॉलिसी का हिस्सा हुआ होता, यूसीसी उसी समय इंप्लीमेंट हुआ होता, तो शायद आज इस तरह के सवाल नहीं उठ रहे होते जो है। जी, हमारे साथ यहाँ पर मुजाहिद नफीस जी भी जुड़े हुए हैं। ये दत्तात्रेय होसबोले के बयान को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद किरण जी। दत्तात्रेय जी आरएसएस की अगर आप बात करें तो इनके शुरुआत से आपको देखना पड़े, शुरुआत से ही ये द्विराष्ट्रवाद के समर्थक रहे हैं और इस
इस डेफिनेशन को वो लेके आए कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और इनको अलग अलग होना चाहिए। और उसके बाद आजादी की लड़ाई हुई और पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के भी दो टुकड़े बाद में हुए। वो आरएसएस के वक्त में चीजें हुई थी, मतलब वो आरएसएस ने कराया था जो पार्टीशन। आरएसएस की उनकी थ्योरी में है द्विराष्ट्रवाद, हाँ, टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी स्थापित करने में इस मुल्क में आरएसएस का ही रोल है और इसके आधार पर इस भारत का बंटवारा हुआ। भारत का बंटवारा कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। किसने मांग की थी सर? किसने मांग की थी कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए, हमें अपना एक मुल्क चाहिए? किसने मांग की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक। संदीप जी इतिहास बताइए थोड़ा सा इन्हें। और नहीं मैं अभी अपनी नहीं मैं आपके पास आ रही हूँ, ये इस एक चीज पे सिर्फ एक इतिहास जान लीजिए, और इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं संदीप जी से दिलवा रही हूँ इसका इतिहास। 1947 के पहले आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम नारा हुआ करता था, और जब देश आजाद हुआ तो वंदे मातरम कम्युनल नारा हो गया। तो संघ तो 1926 से है, तो 1926 से 1947 तक देश के मुसलमानों को वंदे मातरम कहने से दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपका देश आजाद होता है, एक अलग देश आप ले लेते हैं, उसी समय वंदे मातरम कम्युनल नारा हो जाता है। तो ऐसे में अगर इस तरह की बातें कहेंगे कि संघ इसके लिए जिम्मेदार है, तो मुझे तो लगता है कि इनको होमवर्क करके आने की जरूरत है मुजाहिद नफी साहब को जो है। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरे भाई बंग भंग हुआ, आप कहिए अंग्रेजों के समय हुआ कि नहीं हुआ, और बंग भंग वापस भी दिया गया। यह हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक था। अंग्रेज इस चीज के लिए बाध्य हुए कि कम्युनल जो भारत का विभाजन हुआ था, बंगाल का जो विभाजन किया गया था कि मुस्लिम आबादी एक तरफ रहेगी, हिंदू दूसरी तरफ रहेंगे, तो बंगाल का विभाजन जब अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा, तो आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों में जो है किसी तरह का टकराव था? 1947 तक कोई टकराव नहीं था। आखिर 1947 के बाद से ही वंदे मातरम कम्युनल नारा क्यों हो गया? आप इस चीज को स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है नफीस जी, ठीक है नफीस जी, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात को। तो देखिए, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत और राष्ट्रीयता की जो परिभाषा की बात है, तो हमको संदीप जी को गोलवरकर की किताब पढ़नी चाहिए, हम और हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा। इस सबको में अगर जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का पूरा एक 1925 से लेके एक शुरू किया गया। अभी वो आजादी की लड़ाई की बार बार बात करते हैं, आजादी की लड़ाई की बात दिखाएंगे तो कितने माफीनामे हैं ये भी सुनना पड़ेगा आपको, है ना, और कितने लोग फांसी पर चढ़े आरएसएस के वो भी सुनना पड़ेगा आपको, वो उस पर मत जाइए अभी आप। तो ये डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं। आप बताइए कि कितने लोग घुसपैठ करके भारत में हैं आज की तारीख में? कोई डेटा नहीं है सरकार के पास, कोई डेटा नहीं है सरकार के पास कि भारत में कितने घुसपैठिए रहते हैं, और आप डेमोग्राफी चेंज करने का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा कहां है, कितने हैं? जब आपके पास आंकड़ा नहीं है, आप 2014 से तो केंद्र की सरकार में हैं, आपके पास 2014 से लेकर अभी तक 2025 तक डेटा ही नहीं है कितने हैं, और आपका मातृ संगठन यह कह रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कैसे हो रही है? और ये डेमोग्राफी चेंज की बात, किरण जी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, ये पहली बात कब आरएसएस ने उठाया था? डेमोग्राफी चेंज की बात जम्मू में खड़े होकर आरएसएस के लोगों ने उठाया था 2017 में। संदीप जी पन्ने पलटिए, ठीक है, हिस्टोरिकल बात है। नहीं हिस्टोरिकल नफीस जी एक एक करके चीजों पे आते हैं। वो डाटा भी पेश कर, वो डाटा भी लेके आएंगे कि कितने घुसपैठ जो है। आपको लग रहा है बिल्कुल घुसपैठ नहीं हुआ है? तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो ये क्या फर्टिलिटी की वजह से हो रही है? नहीं डेटा नहीं है। आप सर आपने चेक किया है? आपने चेक किया है? हाँ मैंने चेक किया है आपने डाटा? तो क्या अगर घुसपैठ नहीं हुआ, अगर एक मिनट सर नफीस जी घुसपैठ का डेटा नहीं है, आपके सामने डाटा भी लाया जाएगा। नफीस जी मैं ये पूछ रही हूँ कि फिर घुसपैठ अगर नहीं हुआ तो क्या फर्टिलिटी यहाँ पर ज्यादा रेट है? यही वजह है कि जो ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश का सिर्फ जिक्र कर दूं, मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दूं, उत्तर प्रदेश का ही जिक्र कर दूं।
आप उत्तर प्रदेश का डाटा उठा करके देख लीजिए, जहां पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। कहां पर? उत्तर प्रदेश। मैं सिर्फ एक जगह का जिक्र कर रही हूं, ऐसे आप पूरे भारत का डाटा उठा करके देख लीजिए ना। तो ये क्या फर्टिलिटी रेट की वजह से ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये वाकई घुसपैठ हुआ है या नहीं हुआ है आपके हिसाब से? फर्टिलिटी रेट है आपके हिसाब से? बिल्कुल, फर्टिलिटी रेट में इसके लिए एक कारण है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। और दूसरी बात, आप जो ये कह रहे थे कि सिर्फ एक संघ की वजह से जो है ये दो फाड़ जो है वो हुआ। मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से भारत के विभाजन की मांग की थी, इसमें सच्चाई है या नहीं है? करेक्ट। तो फिर एक बात करेंगे, 1947 में भारत का फिर विभाजन हो गया, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ये राष्ट्रवाद का प्रस्ताव कब पास किया उन्होंने, संघ ने? इसके बाद जिक्र कर दीजिए आप। अच्छा, तो आप फिर मना कर देते ना। अरे फिर वही बात, तो सिर्फ एक संघ के कहने से ही तो विभाजन नहीं हो जाएगा। आप लोगों ने अलग मांग की तभी तो ये विभाजन हुआ ना। मना कर देते, नहीं चाहिए, हम एक साथ भारत में रहेंगे, ठीक है। साथ नहीं रह सकते, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? उसने भी तो इस चीज में मोहर लगा दी। नफीस जी उसने भी तो इस बात पर मोहर लगा दी ना कि हाँ नहीं रह सकते। दूसरे देखिए, दूसरे फंडामेंटलिस्ट हैं, फिर वो तो उसका फायदा उठाएंगे ना। नफीस जी फिर आपने भी तो मोहर लगा दी ना, मुस्लिम लीग ने भी तो मोहर लगा दी, हाँ नहीं रह सकते हिंदू मुस्लिम एक साथ। अगर 1920 में इस बात को कहा गया था, आप 1940 में लेके आते हैं, क्या मतलब निकलता है इसका? आप भी तो मोहर लगा रहे हैं ना कि हम नहीं रह सकते। फिर किस बात के लिए आप ये कह रहे हैं कि उनकी गलती थी, उनकी वजह से विभाजन हुआ? 1920 में विभाजन नहीं हुआ, 1947 में विभाजन होता है, 1940 में आपकी मांग होती है। ऐसा इतिहास देखिए सर, वही मैं कह रही थी कि संदीप जी इतिहास थोड़ा बता दे। उन्होंने तो संघ के हिस्से दिखाया, मैं तो मुस्लिम लीग के हिस्से दिखा रही हूँ, ठीक है। एडवोकेट के शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वही हमारे साथ जो है खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास मैं आती हूँ के शर्मा जी, ये डेमोग्राफी चेंज के पीछे वजह क्या मानते हैं? गृह मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने देखिए इस बात का जिक्र किया और बिहार की धरती से भी किया। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज घुसपैठियों की वजह से हो रहा है, यानी कि अवैध तौर पर, इलीगल तौर पर लोग जो हैं वो घुस आए हैं। फर्टिलिटी रेट का जिक्र नहीं किया। उनको यहाँ हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, उनको है कि घुसपैठ में जो भी इलीगल तौर पर भारत में आ रहा है हम उसको वापस भेजेंगे। चलो, मुझे जहां तक लगता है कि जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है जिस राज्यों में बीजेपी एक जो शगुफा छोड़ती है, उसका पीछे बहुत बड़ी बातें होती है, बहुत प्लानिंग होती है। नीति आयोग की योजना जो है, उससे ज्यादा बड़ी योजना जो है, देश में कैसे बीजेपी की सत्ता हर जगह काबिज हो, इसके लिए एक प्लानिंग की जाती है। वो प्लानिंग है ये शगुफा। देखिए, जनसंख्या बढ़ रहा है, ये सबको पता है, और चाइना को हम पार करने वाले, बहुत जल्दी हम चाइना को पार करने जा रहे हैं। क्या 2014 में आप सोए हुए थे? जब आपको इतना ही लगा था, डेमोग्राफी की बातें जब आपको इतना चिंता थी, तो 2014 में इतनी सारी जो कानून लाए, एक वो भी कानून ले आते कि हम दो हमारे एक, लेकिन ऐसा नहीं। अब रही कुछ, इन्होंने कहा कुछ समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या वो कुछ समुदाय किसी पर्पस से बढ़ रहा है, या उनके बीच में अज्ञानता है, या उनके बीच में कानून का, सख्त कानून का ना लाना, यह भी एक वजह है। देखिए, हिंदुओं में हम जैसे जैसे हमारी संख्या और जिस तरह से रोजगार जो है, रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई हम लोग पढ़ते गए, और जिसकी वजह से हमारे लोग समझ गए कि ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो उनको सुख सुविधा ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुसलमानों में जो इनका जो तात्पर्य था कि कुछ लोग, कुछ समुदाय तेजी से बढ़ रहे हैं, वो साफ सुथरा नहीं बोल रहा है, वो इशारा उनका है मुसलमानों के प्रति है। लेकिन मुसलमानों का जो है, जो उनके जीने का जो है कि बहुत ज्यादा स्टडी नहीं, वो जब कम उम्र के होते हैं तभी काम में लग जाते हैं, चाहे वो मैकेनिक का काम हो, चाहे फल बेचने का काम हो, या किसी ऐसे धंधे में लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से अज्ञानता और ये सही में कानून का जो है, उसके वजह से डेमोग्राफी जो हमारे देश में बढ़ती जा रही है। लेकिन इन्होंने, हमारे भाई संदीप मिश्रा जी जो उन्होंने एक बात बोले कि कुछ चूक हुई है, जब हमारा विभाजन हुआ था
उस समय कानून बनाने का जो संविधान की जो स्थापना की गई कुछ चूक है। हम कहते हैं ये चूक नहीं है, ये चूक, यदि ये उसको चूक मानते हैं, हमारा देश जब गंगा जमुना की तहजीब और हमेशा ऐसा रहा है कि सभी विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न मौसम का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। ये ऐसा यहाँ पे विभिन्न, यहाँ पठार है, रेगिस्तान है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ नदियों का देश है। तो ये भारत है। अब भारत की जो शुरू से रही है वो हम सेक्युलरिज्म पे हमने फोकस किया है। और ये जो आग लगाने का काम किया है दत्तात्रेय जी, ये बेसिकली बिहार चुनाव को, और जहां जहां जब चुनाव आते हैं तो उनको पता बिहार में ऐसी एक सेकंड बिहार में ऐसा चीज बोलने से चुनाव आयोग हम पे ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो ये नागपुर से, महाराष्ट्र से ऐसी आग डालने का, डिवाइड एंड रूल का जो कोशिश करते हैं, ये हमेशा रहता है। तो इनका कहीं पे निगाहे, कहीं पे इशारा है। नहीं ठीक है। तो मतलब जो डेमोग्राफी घुसपैठियों की वजह से बदल रही है, आपको लग रहा है कि शर्मा जी की उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, देश के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, उनका संसाधन नहीं कहीं जाएगा, उनका परेशानी है, हमें संसाधनों कमी हो रही है। अगर संख्या बढ़ रही है एक समुदाय की जो पहले माइनॉरिटी में थे, का नाम लाके हिंदू मुस्लिम में आग लगाने काम जो करते, समय समय रहते हुए सोचते कैसे आग लगे, ये घी डालने का काम करते हैं। खेमचंद शर्मा जी ऐसी बातों करके देश में आग लगाते हैं। सर अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, मैं अभी कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, वो कट्टरपंथा को अज्ञानता कह रहे हैं। अरे आप साफ साफ एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि जनसंख्या वृद्धि हुई है, तेजी से हुई है, लगातार हुई है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और डेमोग्राफी चेंज होने के 3 कारण है। एक, घुसपैठ, और जो घुसपैठ, मेजर घुसपैठ कांग्रेस के जमाने में लगातार हुई। 1971 से जब बांग्लादेश बना तब करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी, मुस्लिम बांग्लादेशी भारत में घुसे और उन्होंने सीमावर्ती जितने भी जिले थे, सीमावर्ती जितने भी एरिया थे, वहां पे डेमोग्राफी चेंज की और उनको कभी भी वापस नहीं किया गया। दूसरा, धर्मांतरण, बहुत सारे एरियाओं में, विशेषकर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे तेजी से धर्मांतरण चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, हमारी बहन बेटियों को बरगलाया जा रहा है और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तीसरा जो कारण है वो है कि इनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा है। अब आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनमें अज्ञानता है, वो काम धंधे शुरू करके, काम धंधा करने वाला व्यक्ति क्या इतना अज्ञानी हो सकता है कि वो देश के कानून को ना समझे? क्या काम धंधे करने वाला व्यक्ति इतना ज्ञान हो सकता है कि वो ये ना समझे कि अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो वो गरीब है, उनका भी पालन पोषण नहीं कर पाएगा, जिनका पालन पोषण वो करना चाहिए। ये सब कट्टरपंथा की वजह से, ना कि अज्ञानता की वजह से। और दूसरा, ये कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस हिंदुओं की कुरीतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं में बहुत विवाह का रीति था, इन्होंने हिंदू लॉ लेके आए, हिंदू लॉ बना आजादी के तुरंत बाद, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लगाई गई। लेकिन वैसा ही लॉ या फिर यूसीसी ला के, यूनिफॉर्म लॉ, जो पर्सनल लॉ होना चाहिए था यूनिफॉर्म, वो इन्होंने आजादी के बाद प्रस्तुत नहीं किया। मुसलमानों को अपने लॉ के अनुसार चलने दिया। वो 4 शादी करना चाहे करें, वो 40 बच्चे पैदा करना चाहे करें, उनको जो करना है वो करें। हिंदुओं पे तो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दी। अब हिंदुओं पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे अपनी कट्टरपंथी की सोच की वजह से, अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से। आप कह रहे हैं कि आपने सेकुलरिज्म पे फोकस किया। सेकुलरिज्म फोकस करते तो देश का बंटवारा क्यों होता? देश का बंटवारा सेकुलरिज्म की वजह से नहीं हुआ, कट्टरपंथा की वजह से हुआ। और बंटवारे के लिए 2 ही दोषी हैं, एक मुस्लिम लीग और दूसरा कांग्रेस पार्टी। एक्सेप्ट करने वाली कांग्रेस पार्टी है। किसने कहा आप एक्सेप्ट करो? क्योंकि आपको नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना था बाय हुक एंड क्रोक, और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश का बंटवारा एक्सेप्ट किया गया, जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, दोनों तरफ लोग मारे गए। और जिन्ना इस बात से खुश नहीं थे, हिंदुओं का हुआ, सिखों का हुआ। बिल्कुल, और जिन्ना इस बात से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मुझे लग रहा है नफीस जी को इस बात को मानना चाहिए, समझना भी चाहिए, थोड़ा इतिहास को देखना। आपके पास आ रही हूँ खेमचंद, माफ कीजिएगा के शर्मा जी। उससे पहले संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए, फिर शर्मा जी अपनी बात को रखेंगे। मैं बड़ी व्यवहारिक बात किरण जी सबके सामने रखना चाहता हूँ। 3 बातें होसवले साहब ने उठाई, तीनों को एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ। हिंदुओं के लिए अगर तलाक लेना हो तो कम से कम 1.5 साल 2 साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और मुस्लिमों के लिए आज़ादी है कि वो रास्ते चलते जब चाहें तलाक ले लें, 2 महीने 3 महीने के अंदर शादी के ले लें।
और 4 शादियां कर लें। तो जब तक आप हिंदू 1.5 साल 2 साल 3 साल कचहरी में मुकदमे लड़ता है तब तक ये 4 शादियां कर चुके होते हैं। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ाने में कौन आगे जाएगा। दूसरी बात, आपको तलाक लेना है तो अदालत में डिक्लेयर करना है कि 30 लाख एलोमनी देंगे, 25 लाख एलोमनी देंगे। यहां पर आपको केवल मेहर की रकम जो थी वही आपको वापस करनी है या इद्दत पीरियड तक का मेंटेनेंस देना है। तो अदालत का जो एक तरह से रहा कि जो कानून बनाया गया एक धर्म विशेष के लिए तो बनाया गया, दूसरे के लिए पूरी आजादी दे दी गई। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि निश्चित ही मतलब आबादी बढ़ाने में कौन आगे जाएगा। मैंने व्यवहारिक उदाहरण आपके सामने रखा है। ठीक है, के शर्मा जी आप अपनी बात को रखिए, फिर नफीस जी। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीजेपी नेता और संदीप मिश्रा जी कौन से बुक से कहां से डेटा लाते हैं, कहां से हिस्ट्री लाते हैं। हो सकता है इनके आरएसएस के अंदर एक पत्रिका आती है पंचजन्य, और ये न्याय प्रवाह, शायद उसी से ये लोग पढ़े हैं, इसीलिए उनको पढ़ाई शायद सिलेबस इनको नहीं मिला है। इनको पता होना चाहिए कि जो 1940 में मुस्लिम लीग जो ने डिमांड किया था उसका जो बेस है आग लगाने का काम, जो आग में घी डालने का काम है, वो आरएसएस का है। आरएसएस के जो आज तक ये जो बता रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग लोग हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते, अरे इनको शर्म आना चाहिए। इनके यहाँ तो ये भारत का झंडा नहीं फहराते, ये तो वंदे मातरम। देश में यदि जिस तरह से इन्होंने आग लगाया, हिंदू मुस्लिम को बंटवारा कर रहे हैं, और आज भी ये अपने कमीने तो के शर्मा जी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस क्या कर रही थी उस वक्त? क्यों नहीं मुस्लिम लीग ने कहा कि हम संघ की बात को नहीं मानेंगे? आप पुरजोर तरीके से आज जिस बात को आप और नफीस जी रख रहे हैं, मेरा सवाल तो यही उठ रहा है, क्यों नहीं पुरजोर तरीके से कहा हम नहीं मानेंगे, हम नहीं बंटवारा होने देंगे? शादी के बाद हमारे को बाहरी सुरक्षा का जिम्मेदारी थी, चाइना का युद्ध था, भारत पाकिस्तान से युद्ध था, हम उस पे ध्यान देते। सर अपने देश पे ध्यान देते पहले, फिर बाकी चीजों पे आप ध्यान देते। वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। बाकी नफीस जी आपके पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए।